हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं? अब तो बहुत सारे क्लासेस मैंने पार्टनरशिप की भी डाल दिए हूं, लगातार डालता चला जा रहा हूं। इस दरमियान मुझे लगा कि थोड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट्स पर भी थोड़ा काम कर लिया जाए और एक आसान चैप्टर पे भी काम कर लिया जाए, जिससे कि थोड़े थोड़े रास्ते कवर हो जाएं। एक तरफ आप लगातार पार्टनरशिप लगाते चलिए और दूसरी तरफ थोड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे भी ध्यान रखिए। दो बुक्स हैं तो अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करिए कि थोड़ा सा टाइम कॉर्पोरेट अकाउंट्स को दीजिए और एक आसान चैप्टर जिसे हम लोग रेशियो एनालिसिस कहते हैं, थोड़ा सा उसको भी करिएगा। Without wasting your time, I would love to continue the topic. टॉपिक का नाम है बेटा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। और सर ये रेशियो क्या होता है? बेटा रेशियो establishes the relationship between two or more variables. रेशियो क्या है बेटा? रेशियो दो चीजों के बीच में न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में यदि 10 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, तो बताइए भैया जी, लड़के और लड़कियों में क्या रेशियो है भैया? तो हम क्या कहेंगे? 10:9। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? रेशियो। सो रेशियो इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो चीजों के बीच में क्या रिश्ता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे माना सर जी किसी कॉलोनी में 10 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, तो बेटा हम क्या कहेंगे? इट इज 10:9। लेकिन गौर सर, हमें रेशियो से क्या करना? नहीं बेटा, जब इन्हीं रेशियो को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज करते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स के बीच में जब हम रेशियो एस्टेब्लिश करते हैं, हम उसकी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप जानना चाहते हैं, तो हम उसको कहते हैं रेशियो एनालिसिस। ओके बेटा, सो द टॉपिक इज रेशियो एनालिसिस और मैं शुरू कर रहा हूं। क्या है? रेशियोज आर सिंपली a means of highlighting in mathematical term. रेशियोज क्या है? मैथमेटिकल टर्म में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है बिटवीन फिगर्स ड्रॉन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो फिगर हैं, एक फिगर का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट और एक फिगर का नाम है बेटा सेल्स। तो बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि सेल्स के अगेंस्ट कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब हम ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस। माना कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 2 लाख रुपए सर कैपिटल लगाए हैं, तो सर कैपिटल और डेट में क्या मैथमेटिकल रिश्ता है, इसे क्या कहते हैं? इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना इज व्हाट वी कॉल द रेशियो एनालिसिस। रेशियोज निकालना कहते हैं। तो बताइए, रेशियोज आर सिंपली अ मींस ऑफ हाईलाइटिंग arithmetical term the relationship between figures drawn from the financial statement। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया कि गॉड सर ये बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिश्ता है? नेट प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिश्ता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिश्ता है? गॉड सर आपने कितना पैसा डेट से लिया और कितना पैसा आपने इक्विटी से लिया है, डेट और इक्विटी में क्या रिश्ता है? बेटा ये जो रिश्ते एस्टेब्लिश किए जाते हैं बेटा, इन रिश्तों को हम रेशियोज कहते हैं। और मेरे बेटा चूंकि हम फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंट में बेटा जब इन रिश्तों को हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो बेटा इस चैप्टर को हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि बेटा इन रेशियोज के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, फर्दर कंक्लूजन निकालते हैं। तो ratios are simply a means of highlighting in mathematical terms the relationship between figures drawn from the financial statement. Thus, the relationship between two figures expressed in numerical term is called ratio. तो sales और gross profit में क्या रिश्ता है, इसे क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। भैया हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी में क्या रिश्ता है? माना
हमारी करंट असेट 2 लाख रुपए हैं और करंट लायबिलिटी बच्चा कितनी है, करंट असेट मेरी 2 लाख रुपए की है, 2 लाख हैं, और करंट लायबिलिटी क्या है, 1 लाख। और सर इन दोनों में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसे क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और जब यही रेशियोज हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर निकालते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। और जब यही रेशियोज के बेसिस पर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो बेटा इस चैप्टर को क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस। इसका मतलब बेटा हमने किसी 2 फिगर्स के बीच में क्या न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, कोई भी 2 फिगर उठा लिए, लड़के और लड़कियों में क्या रेशियो है, तो बेटा इसे क्या कहते हैं, रेशियो। और जब हम यही रेशियोज फाइनेंशियल फिगर्स के निकालते हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी के, कैपिटल और डेट के, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं। और जब इन्हीं अकाउंटिंग रेशियोज के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएं, वी कॉल इट ratio analysis. So ratio means establishes the relationship between 2 variables. Okay, ratio analysis, when we are establishing the relationship of the figures, of the information which we are drawing from अकाउंटिंग, जब हम अकाउंट से लिए गए फिगर्स का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो व्हाट डू वी कॉल इट, अकाउंटिंग रेशियोज। और जब बेटा इन रेशियोज के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस पर हम एनालिसिस निकालते हैं, उसे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एन रेशियो एनालिसिस। बेटा आगे चलिए। बेटा रेशियोज बेटा 3 तरीके के हो सकते हैं, प्योर रेशियोज, प्योर रेशियोज। बेटा कुछ रेशियोज ऐसे हैं, जैसे करंट रेशियो एक निकाला जाता है बेटा, वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, जैसे करंट असेट 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटी 1 लाख हैं, तो बेटा प्योर रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं बेटा, 2:1, 3:1, 4:1। तो बेटा कुछ रेशियोज हैं जिन्हें अभी आगे स्टडी करूंगा, उन्हें किस फॉर्म में लिखा जाता है, प्योर रेशियो के तौर पर कि ये 2 है और ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है। इस तरीके से रेशियोज को एक्सप्रेस करना, व्हाट डू वी कॉल इट, प्योर रेशियोज। दूसरे बेटा होते हैं परसेंटेज में। बेटा कुछ ऐसी रेशियोज हैं बेटा जिन्हें हम परसेंटेज में निकालते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, माना हमारी बेटा सेल्स, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है बेटा और हमारी सेल्स 10 लाख है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कितना है, 1 लाख है और हमारी सेल्स क्या है, 10 लाख है। और बेटा हम इसे परसेंटेज में निकालें, किस में निकालें, परसेंटेज में निकालें बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो यूजुअली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं बेटा वो किस में आते हैं, परसेंटेज में होते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियोज। सो यूजुअली ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं बेटा ये परसेंटेज में निकाले जाते हैं। और बेटा तीसरे टाइप के रेशियोज बेटा होते हैं जिन्हें हम टर्नओवर रेशियोज कहते हैं, और ये यूजुअली किस में निकाले जाते हैं, टाइम्स में। तो जितने भी एक्टिविटी रेशियोज होते हैं या टर्नओवर रेशियोज होते हैं बच्चा ये किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, टाइम्स में। तो 3 तरीके के आपको रेशियोज से पाला पड़ेगा। पहले रेशियोज होंगे मेरे बच्चा सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन से रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज। यूजुअली ये रेशियोज कैसे होते हैं, प्योर रेशियोज होते हैं। गॉड सर सॉल्वेंसी से मतलब 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे करेंट रेशियोज, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियोज। ये सब क्या है बेटा, सॉल्वेंसी बताते हैं, ये किसी बिजनेस की सॉल्वेंसी बताते हैं। और बेटा ये जो रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज, इन्हें हम प्योर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज 2:1। इज इट क्लियर, 2:1, 3:1, 4:1। अगले बेटा जो रेशियोज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। और बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यूजुअली हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। गॉड सर ने एक बता दीजिए
कौन कौन से रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। जैसे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जो आगे वाले लेक्चर्स में एड्रेस होंगे। इन्हें बेटा हम परसेंटेज में और कुछ हैं बेटा टाइम में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इन्हें हम यूजली एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज कहते हैं। आगे लेक्चर्स में आप इन सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके गौर से आगे बताइए। हाँ, तो बेटा अभी मैंने कहा कि हाउ वुड यू क्लासिफाई द अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो बताइए बेटा, अभी अभी कहा कि हमारे यहां रेशियोज कितने तरीके के हैं। एक है सर सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये सर क्या देखते हैं, सॉल्वेंसीज रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। बेटा ये रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं, 2:1, 3:1, 4:1। इज इट क्लियर। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अभी प्रैक्टिकली करूंगा तो ये और क्लियर होता जाएगा। बेटा दूसरे रेशियोज हैं बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये बेटा हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। और बेटा तीसरे टाइप के जो है रेशियोज हैं बेटा, ये क्या हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं बेटा। ये टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। और सर इनके एक दो एग्जाम्पल बता दीजिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ध्यान से देखो बेटा, इनमें एक वर्ड कॉमन है बेटा, टर्नओवर रेशियोज, बिकॉज ये सारे रेशियोज टर्नओवर पर निकाले जाते हैं और हम ये देखते हैं, हम इनको एक्टिविटी रेशियोज कहते हैं। तो बेटा कोई कह दे कि अकाउंटिंग रेशियोज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 सॉल्वेंसी रेशियोज। गॉड सर सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, अभी जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगला है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और तीसरे क्या है बेटा एक्टिविटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज आर प्योर रेशियोज। ये बेटा किस में होते हैं, 3:1, 2:1 इस तरीके से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा परसेंटेज में होते हैं और एक्टिविटी रेशियोज बेटा टाइम्स में होते हैं। किस में होते हैं बेटा, टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। गॉड सर क्रिस्टल क्लियर। ओके बेटा चलिए। और सर एक बार और बता दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेशियो एनालिसिस। अभी अभी हमने कहा कि बेटा दो रेशियोज एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। आर यू गेटिंग बेटा, लड़के और लड़कियों में क्या रेशियो है, दैट इज कॉल्ड द रेशियो। और बेटा जब हम फाइनेंशियल फिगर्स का, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स का रेशियो निकालते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल रेशियो कहते हैं बेटा। और जब इन फाइनेंशियल रेशियो से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करके किसी कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन पर पहुंचते हैं, जिससे कि हम इंटरेस्टेड लोगों को, जो लोग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अकाउंट्स को एनालाइज करना चाहते हैं। कुछ इंटरनल यूजर्स हैं अकाउंट्स के और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो बेटा हम रेशियो एनालिसिस करके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करते हैं, इंटरप्रेट और ये सब चीजें कम्युनिकेट करते हैं। और सर 11th में कुछ पढ़ा था। हाँ बेटा आपने अकाउंट्स के इंटरनल यूजर्स पढ़े थे। बेटा जो अकाउंट्स के इंटरनल यूजर्स हैं वही रेशियो एनालिसिस के इंटरनल यूजर्स हैं और जो अकाउंट्स के एक्सटर्नल यूजर्स हैं वही रेशियो एनालिसिस के भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। जैसे गॉड सर इंटरनल यूजर्स में बताइए बेटा, जो लोग बेटा बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं बेटा, they are the internal users. They would like to know about the company। वो कंपनी को में अपना देखना चाहते हैं कि सर उनके पैसे की क्या चल रहा है, उनके पैसे के साथ क्या चल रहा है। उन्होंने जो पैसा लगाया उसका रिटर्न कितना है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उन्होंने जो पैसा लगाया उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो पहला जो इंटरनल यूजर है अकाउंट्स का वो कौन है, जो खुद बिजनेस में पैसा लगाता है, दैट इज शेयर होल्डर। और
कौन है भैया जी? एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है भैया। इज इट क्लियर? ये लोग इंटरनली एनालाइज करते हैं, एनालिसिस को यूज करते हैं किसी भी डिसीजंस को लेने में। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन है सर रेशियो एनालिसिस के? बेटा पहला तो पोटेंशियल इन्वेस्टर है। बेटा वो लोग जैसे आजकल शेयर्स में नई पीढ़ी के बच्चे पैसा लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? किसी से सुनकर, है ना? खुद एनालिसिस नहीं जानते, खुद एनालिसिस करना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेशियो एनालिसिस पढ़ा ही नहीं यार। एक बार मुझसे पढ़ो और फिर शेयर खरीदो, फिर एनालिसिस करो, फिर डिसाइड करो कंपनी के बारे में। तुक्के क्यों मारते हो बाजार में? बाजार में तुक्के नहीं मारे जाते हैं, एनालिसिस के बेसिस पर ये शेयर्स में पैसा लगाया जाता है भैया। तो सबसे पहले कौन है, कौन एक्सटर्नल यूजर है बेटा? इट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स और लेंडर्स, जो बाहरी लोग हैं जो बिजनेस को पैसे देने जा रहे हैं बिना कंपनी की रेशियो एनालिसिस किए हुए, बेटा ये पैसा नहीं देंगे। तो रेशियो एनालिसिस क्या है बेटा? एक तरीके की कॉर्पोरेट की सीटी स्कैन है, एक्सरे है, एमआरआई है। इज इट क्लियर? इन सबको करने के बाद ही सर लोग कंपनी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तो बेटा हम रेशियो एनालिसिस करते हैं किसके लिए? इंटरनल यूजर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, वो जो कंपनी के अंदर आर्गेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो अंदर जिनको डिसीजंस लेने हैं उनके लिए। और एक्सटर्नल यूजर्स, दे आर पोटेंशियल इन्वेस्टर, अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी। एंड सर दोज हु आर पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्या वो देखना चाहते हैं? यदि आप शेयर्स में पैसा देखना चाहेंगे तो क्या देखना चाहेंगे सर? 4 वर्ड देखना चाहोगे आप। कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी शेयर में करोगे, SLYM, S मीन्स सिक्योरिटी ऑफ मनी देखना चाहोगे, S मीन्स सिक्योरिटी, L मीन्स लिक्विडिटी, कि मैं ये जो पैसा लगा रहा हूं, मैं ये जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं भैया, लिक्विडिटी का मतलब है क्या ये पैसा वक्त पर मुझे मिल पाएगा? विल आई गेट माई मनी व्हेन आई नीड इट? तीसरा वो देखता यील्ड, वाई मींस यील्ड, यील्ड का मतलब है बच्चा क्या रिटर्न मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा। तो ध्यान से देखना, एक अच्छा इन्वेस्टर सबसे पहले अपने मनी की क्या देखता है? सिक्योरिटी। क्या देखता है? सिक्योरिटी, कि भैया हमारा पैसा सिक्योर है कि नहीं है। फिर क्या देखता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि भैया वक्त पड़ने पर क्या ये पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा? मुझे कभी जरूरत पैसे की पड़े, विल आई गेट दिस मनी व्हेन आई नीड इट। और वाई का मतलब होता है यील्ड। यील्ड का मतलब है बेटा अर्निंग। फिर ये देखता है कि भैया कमाई कितनी होगी इस इन्वेस्टमेंट से। और एम का मतलब बेटा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। इज इट क्लियर बेटा? मैं आपसे यदि कहूं कि बेटा शरद नारायण गौड़ की कंपनी में पैसा लगाओ, शरद नारायण गौड़ 40 साल बाद आपके पैसे को 200 गुना करके देंगे, 40 साल बाद। इज इट क्लियर? भाई साहब आप क्या कहोगे? गौड़ सर आपकी एज कितनी है? बेटा आई एम 53, 54 के अराउंड हूं। अच्छा गौड़ सर 40 साल का आप कह रहे हैं जी सर, क्या 40 साल बाद आप अब होगे? किससे पैसा लूंगा मैं? किससे पैसा मांगने जाऊंगा? तो सर जी इतना लंबा पीरियड की बात ना करो। इज इट क्लियर? मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा कम करके बोलो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब आप कह रहे हैं 40 साल के बाद आना और मुझसे 200 टाइम्स अपना पैसा ले जाना। अरे भाई हो सकता है लेने वाला हो बट मिस्टर गौड़ की फोटो लग चुकी हो, तो बेटा ये सब नहीं चलता। तो बेटा बताइए रेशियो एनालिसिस क्यों की जाती है भैया? रेशियो एनालिसिस के यूजर्स हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल। इज इट क्लियर? इसलिए बेटा कभी भी पैसा इन्वेस्ट करना तो एनालिसिस कर लेना, अपने पैसे क्या देखना? SLYM, SLYM, स्लाइम। इज इट क्लियर? S मीन्स सिक्योरिटी ऑफ योर मनी, L मीन्स लिक्विडिटी ऑफ मनी। लिक्विडिटी वर्ड को फिर समझ लो। लिक्विडिटी का मतलब है सर विल आई गेट माई मनी व्हेन आई नीड इट?
दैट इज व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी। और वाई का मतलब होता है यील्ड, यील्ड का मतलब है बेटा रिटर्न। तब देखो रिटर्न कितना है। लेकिन बेटा आजकल कुछ इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, बस रिटर्न देख रहे हैं सर और अपना पैसा गंवा रहे हैं। इज इट क्लियर? लालची, बहुत लालच वाली स्कीम बाजार में आती हैं और ये लालची लोग ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पैसा लगा देते हैं और बाद में बेटा फिर पछताते हैं कि उन्होंने, तो भैया ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। रेशियो एनालिसिस आपको बताता है कि भैया सिक्योरिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी ऑफ मनी, मैच्योरिटी ऑफ मनी, इज इट क्लियर? ये सब देख लो। तो बताओ बेटा, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ द मनी, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी ऑफ द मनी, वाई तब देखो कि क्या रिटर्न मिलेगा, और एम मींस मैच्योरिटी पीरियड क्या है। भैया कितने पीरियड का ये इन्वेस्टमेंट है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इसको देखकर एक पोटेंशियल इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा लगाता है। बेटा लेंडर या क्रेडिटर भैया कंपनी को पैसा देता है तो मेरे बच्चा पहले ये पता लगा लेता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में मेरा पैसा वापस दे पाएगी या नहीं, या लॉन्ग टर्म में कंपनी मेरा पैसा दे पाएगी या नहीं, तब ये लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो बताइए मेरे बच्चा, रेशियो एनालिसिस का डे टू डे लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंस है। बेटा तो बताओ, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल टेक्निक, इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल टेक्निक which highlights the relationship between different figures इन द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बताओ रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है, एक फाइनेंशियल टेक्निक है जो क्या हाईलाइट करती है रिलेशनशिप को। किस चीज में रिलेशनशिप को? डिफरेंट फिगर्स इन सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है और 10 लाख रुपए हमारी सेल्स है, और हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। माना मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है और हमने 10 लाख की सेल्स की है। बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब कंपनी कितना कमा रही है भैया? 20% कमा रही है। पक्का रेशियो लगाने से हम रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। कई बार हम फॉर्म पर कंपैरिजन करते हैं और रेशियो एनालिसिस कहता है सब्सटेंस पे कंपैरिजन करिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बोला कि गौर सर मेरे 40 नंबर आए, मेरे 40 मार्क्स आए हैं। अच्छा, और एक बच्चा बोला सर जी मेरे 60 मार्क्स आए हैं। बेटा ए बोला मेरे 40 मार्क्स हैं और बी बोला मेरे 60 मार्क्स हैं। हमने मिस्टर ए से कहा, मिस्टर ए यार तुमने मेहनत नहीं की क्या? बताओ तुम्हारे 40 हैं और बी के क्या हैं? 60 हैं। तो भैया क्या बोला? ए बोला सर जी ऊपर वाला हाथ देखा, नीचे वाला हाथ भी तो लगाओ। सर जी मेरे 40 मार्क्स जरूर हैं बट ये 50 में से आए हैं, और इस बी के 60 हैं लेकिन ये 100 में से आए हैं। इसका मतलब सर यदि आप रेशियो एनालिसिस करोगे तो आपको सही पिक्चर आएगी। मेरे 80% मार्क्स हैं और गॉड सर इसके 60% मार्क्स हैं। तो गॉड सर यदि आप नॉर्मल एनालिसिस करते हो तो वो आप फॉर्म पर एनालिसिस करते हो, और यदि आप रेशियो एनालिसिस करते हो तो आप सब्सटेंस से एनालिसिस करते हो। देखो कितनी पिक्चर साफ हुई कि एक बच्चा कह रहा मेरे 40 आए, दूसरा कह रहा मेरे 60 आए। बेटा रेशियो निकालो तो पता तो लगाओ कि इसके 40 कितने में से आए हैं और इसके 60 कितने में से आए हैं। तब पता चला कि अरे ये तो 50 में से 40 आए हैं और इसके 100 में से 60 आए हैं। मतलब ए इज डूइंग बेटर। जबकि if you look at the form, you will see that B is performing well because he is getting 60% marks. Whereas यदि आप proper ratios निकालकर comparison करेंगे, then you'll get the substance. You'll get the substance that he'll getting 80% marks and he's getting 60% marks. क्लियर हुआ? तो क्या करोगे? फॉर्म पे डिसाइड करोगे या रेशियो एनालिसिस के थ्रू सब्सटेंस से डिसाइड करोगे? सब्सटेंस से। तो रेशियो एनालिसिस
फॉर्म पर कंपैरिजन नहीं करती है दो लोगों का, वो सब्सटेंस पर कंपैरिजन करती है। किस पर कंपैरिजन करती है? सब्सटेंस पर। तो बताओ रेशियो एनालिसिस क्या है बच्चा? रेशियो एनालिसिस क्या है? ये एक फाइनेंशियल टेक्निक है। क्या करती है? हाईलाइट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को हाईलाइट करती है। डिफरेंट फिगर्स इन द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिफरेंट फिगर्स हैं उनको क्या करती है? सर उनको डिपिक्ट करती है, उनको शो करती है। रेशियो एनालिसिस इज ए टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय कंप्यूटिंग रेशियो। रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है जो क्या करती है? एनालाइज करती है। किनको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। किस तरीके से? बाई कंप्यूटिंग रेशियोज। तो रेशियो एनालिसिस में क्या किया जाता है मेरे बच्चा? पहले तो हम रेशियोज निकालते हैं और फिर उन रेशियोज के बेसिस पर क्या करते हैं? कंपैरिजन। जैसे अभी हमने दो बच्चों के मार्क्स का कंपैरिजन करके दिखाया कि पहले मैंने दोनों के क्या निकाले? मार्क्स के परसेंटेज निकाले और फिर मैंने क्या किया? कंपैरिजन। तो भैया तब मुझे क्लियर पिक्चर हुई कि नहीं भाई, ए के 40 मार्क्स 50 में से हैं और बी के 60 मार्क्स 100 में से हैं। इसका मतलब बी नहीं, ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यही काम कौन करता है? रेशियो एनालिसिस। In other words, ratio analysis is the process of determining and interpreting numerical relationship based on the financial statement. अच्छा सर ये बताइए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, जी गॉड सर, हमने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया रेशियोज में, तो ये क्या हो गए? फाइनेंशियल रेशियोज। और सर इनके बेसिस पर हमने क्या किया? एनालिसिस की। क्यों एनालिसिस की? बिकॉज सर हम ये एनालिसिस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। किसको? अपने अकाउंटिंग यूजर्स को। अकाउंटिंग यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो बोलो बच्चा, दो वेरिएबल्स में मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना इज व्हाट वी कॉल और सर रेशियोज। अच्छा, जब ये फिगर्स हैं जब हम अकाउंट से लेते हैं तो इन रेशियोज को क्या कहते हैं? गॉड सर फाइनेंशियल रेशियोज। और जब इन रेशियोज के बेसिस पर हम क्या करते हैं? उन रेशियोज की क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने अभी दो स्टूडेंट की एनालिसिस की, दैट इज व्हाट वी कॉल रेशियोज एनालिसिस। फिर सर इन रेशियोज को क्या करते हैं? वी इंटरप्रेट द रेशियोज एंड कम्युनिकेट टू द अकाउंटिंग users, to the accounting users. Accounting users may be internal or may be external. ठीक गौर से। गौर सर रेशियो एनालिसिस के एक दो यूजेस बता दीजिए। वैसे तो मैंने बता दिए जनरल बात करते करते, फिर भी बता दूं। रेशियो एनालिसिस इनेबल्स द अकाउंटिंग यूजर्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पोजीशन। तो रेशियो एनालिसिस की हेल्प से जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर्म से नहीं सब्सटेंस से समझते हैं। किससे समझते हैं? और कंपनी को एक एस्पेक्ट से नहीं तीन एस्पेक्ट से स्टडी कर सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज निकालकर वो कंपनी की सॉल्वेंसी की स्टडी कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालकर वो प्रॉफिटेबिलिटी की स्टडी कर सकते हैं। और कंपनी के टर्नओवर रेशियोज निकालकर कंपनी की एक्टिविटी की स्टडी कर सकते हैं। Okay, God, so ratio analysis is helpful in calculating the operating efficiency of the business enterprises. बेटा रेशियो एनालिसिस करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी कैसा कर रही है? इज इट क्लियर? हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालकर हम ये पता लगा सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसा है। हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालकर यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन क्या है या क्या हो सकती है या होगी, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस enables the accounting users to helpful inter-firm and intra-firm comparison। भैया रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर हम
अपनी ही कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। माना हम अपने 2024 के परफॉर्मेंस को 23 से कंपेयर करना चाहते हैं, तो क्या भाई साहब क्या करेंगे? फॉर्म से करेंगे? नहीं, हम कंपैरिजन किससे करेंगे? रेशियोज से करेंगे। किससे करेंगे? रेशियोज से करेंगे। जैसे माना पिछले एग्जाम में आपके 60 में से 100 में से 60 मार्क्स आए थे। कितने आए थे? 60 मार्क्स। इसका मतलब बेटा आपने कितने परसेंट आपका एवरेज स्कोर रहा था? 60%। और अब आपने प्री बोर्ड में 100 में से आपने 85 स्कोर किया, तो ये कितना हुआ? 85%। तो बताइए बेटा, हम उसी साल के हम भाई साहब हम अपने किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम दो एग्जाम्स का कंपेयर कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो जब हम बेटा 2024 के अपनी ही परफॉर्मेंस को 2023 के अपने ही परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब बेटा दो कंपनियां आर्गेटिंग भैया अंबुजा सीमेंट या अदानी अपनी सीमेंट कंपनियों का कंपैरिजन अब बिरला की सीमेंट कंपनियों से करे, तो इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन। तो जब हम अपनी ही परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब हम अपनी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटर फर्म कंपैरिजन। और बेटा ये कंपैरिजन बिना रेशियो एनालिसिस के संभव नहीं है। तो इसका मतलब बेटा रेशियो एनालिसिस से हमें क्या पता चल जाता है? नंबर 1 पहली चीज तो ये पता चल जाती कि भैया फॉर्म से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें सब्सटेंस से कंपैरिजन करना चाहिए। सिर्फ ऊपरी मार्क्स देखकर ये ना सोचो कि बी ने अच्छा स्कोर किया है, अरे रेशियो निकाल कर कंपैरिजन करो कि उसने कैसा स्कोर किया है। तो रेशियो एनालिसिस से कंपनी क्या कर सकती है? अपनी सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता लगा सकती है। फॉरकास्टिंग में ये हेल्प करता है। सर इससे हम अपना डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। रेशियो एनालिसिस से ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालकर प्रॉफिट क्या बताता है? प्रॉफिट बताता है कि कंपनी का डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो रेशियो एनालिसिस में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालकर कंपनी के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। रेशियो एनालिसिस से हम अपने परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से भी कंपेयर कर सकते हैं, और रेशियो एनालिसिस से हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बेटा बॉटम लाइन इज दैट रेशियो एनालिसिस फॉर्म पर कंपैरिजन नहीं करती है, सब्सटेंस पर कंपैरिजन करती है। ये ऊपरी तौर पर कंपैरिजन नहीं करती है, ये बेटा अंदर जाकर कंपैरिजन करती है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। बच्चा क्लियर? जी गॉड सर। चलिए, तो गॉड सर इसका मतलब यदि हमने रेशियो एनालिसिस कर ली, अब श्योर हो जाएं कि सर जो हमने कंपैरिजन कर लिया वो बिल्कुल सही है और सर उसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन ले लें। नहीं बेटा, रेशियो एनालिसिस तो एनालिसिस करने का एक तरीका है, लेकिन सर एक ही कभी कभी पेशेंट को देखना होता है, तो बेटा कोई एक टेस्ट ही कभी कभी पर्याप्त नहीं होता है। डॉक्टर एक टेस्ट कराते हैं, दूसरा टेस्ट कराते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है, गॉड सर ये बताइए रेशियोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट। क्या रेशियोज पर विश्वास करके पूरी एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या ये सही नहीं है? बेटा रेशियोज अलोन आर नॉट एडिक्वेट। इज इट क्लियर? बेटा इसके लिए पढ़ लीजिए, रेशियो are only indicators. They are only indicators. They cannot be taken as a final. इन्हें फाइनल मत समझ लेना कि भैया हमारी स्थिति, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन गुड है या बैड है। भाई साहब ये समझ लेना ये क्या है? इंडिकेटर हैं। क्या है? इंडिकेटर हैं। चलिए आगे भैया, इसलिए सर कई बार हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते समय हम रेशियो एनालिसिस का भी यूज करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और भी फाइनेंशियल एनालिसिस को करने के बाद तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाई सब क्या चल रहा है। क्लियर भैया? और सर जैसे प्रूव करिएगा भैया
तो देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, हाई करेंट रेशियो डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट फर्म्स लिक्विड पोजीशन इज गुड। भैया जी, आपका करेंट रेशियो बहुत सही है भैया, आपका करंट रेशियो, हाई करंट रेशियो डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट लिक्विड पोजीशन इज गुड। अब आप कहेंगे गॉड सर ये करंट रेशियो क्या है, भी आगे बताऊंगा। बस बेटा, करंट एसेट रेशियो ये बताता है बेटा, एक रेशियो है जिसका नाम करंट रेशियो है बेटा, और जिसका फार्मूला है बेटा, करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और बेटा ये माना जाता है रेशियो एनालिसिस में कि हमारे पास जो करंट एसेट्स होनी चाहिए वो करंट लायबिलिटी की डबल होनी चाहिए। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि सर हमारा मानना है कि कभी भी पैसे मांगने वाले, करंट लायबिलिटी का मतलब है सर वो लायबिलिटी होल्डर्स जिनको हमें बहुत जल्दी पेमेंट करना है, और वो कभी भी आकर खड़े हो जाएं तो हमारे पास डबल करंट एसेट होनी चाहिए। मतलब करंट लायबिलिटी से दुगनी करंट एसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दुगनी करंट एसेट होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई आ जाए तो हम अपनी करंट एसेट सारी बेचकर रिकवरी करके करंट लायबिलिटी को पूरा पेमेंट कर दें और अपनी इज्जत बचा लें, मतलब अपने को सॉल्वेंट बनाए रखें। गेटिंग भैया? लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है बेटा, करेंट एसेट्स में एक चीज शामिल होती है जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं सर बेटा? इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। अब बताओ बेटा, हमारा करंट रेशियो तो बेटा 2:1 है, लेकिन बेटा करंट एसेट्स में हमने ऐसी इन्वेंट्री या स्टॉक दिखा रखा है बेटा जो आउटडेटेड है, जो बिकना ही नहीं है, जिसकी मार्केट वैल्यू ही अब नहीं बची है, लेकिन हम उसे करंट एसेट्स में दिखाकर हम ये बता रहे हैं कि सर हमारे पास करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स डबल है। जबकि सच क्या है मेरे बच्चा? क्या है कि उन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री या कुछ करंट एसेट ऐसी हैं जिनसे रिकवरी होनी ही नहीं है। मतलब बस आप सोच रहे हैं कि मुझे स्टॉक से इतना पैसा मिल जाएगा जबकि वो आउटडेटेड है, मुझे डेटर से इतना पैसा मिल जाएगा जबकि वो डेटर से पैसा मिलना ही नहीं है। वो एक तरीके का नॉन परफॉर्मिंग हो गया भैया जी। वो डेटर्स ने पैसे देने से मना कर दिया और हमें मालूम है कि उनसे पैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी हम करंट एसेट्स में दिखाकर हम ये बता रहे हैं कि हमारा करंट रेशियो 2:1 है। जबकि सच्चाई क्या है कि करंट एसेट से तो कुछ करंट एसेट ऐसी हैं जिनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भैया जी करंट रेशियो तो 2:1 है, लेकिन बेटा करंट एसेट्स में कुछ ऐसी भी एसेट हो सकती हैं जिनसे कोई रिकवरी नहीं है। इसका मतलब मेरे बेटा करंट रेशियोज अलोन एडिक्वेट नहीं है। हमें किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इज इट बेटा रेशियो एनालिसिस के अलावा और भी एनालिसिस का यूज कर लेना चाहिए। रेशियो एनालिसिस को कंक्लूसिव नहीं मान लेना चाहिए। रेशियो एनालिसिस को कंक्लूसिव नहीं मान लेना चाहिए। हमें कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और फर्दर और भी एनालिसिस करके किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। तो रेशियो एनालिसिस को इज इट क्लियर सपोर्ट समझो, बट उस पर एकदम झुक ना जाओ। इज इट क्लियर? उसको हेल्प समझो, लेकिन भैया उसको कंक्लूसिव मत समझ लो। ओके बेटा? रेशियो, राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ द रेशियो एनालिसिस। बेटा रेशियो एनालिसिस की वही लिमिटेशन है, वही कमियां हैं बच्चा जो क्लास 11th में अकाउंट में थी। बोलो भैया, तो कुछ बताओगे बेटा क्लास 11th में अकाउंटिंग में क्या कुछ लिमिटेशन थी? वही लिमिटेशन यहां है। पहली लिमिटेशन क्या थी? अकाउंट की पहली लिमिटेशन क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बताओ बेटा, अकाउंट्स में 11th की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 11th में पढ़ा था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है असेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच दे आर एक्वायर्ड। हम असेट्स को बैलेंस शीट में उस प्राइस पे दिखाएंगे जिस प्राइस पर बच्चा हमने उन्हें क्या किया है? अक्वायर किया है। क्या किया है? अक्वायर किया है।
अब बताओ बेटा, माना आपने एक जमीन आपने खरीदी आज के 20 साल पहले, 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी, तो बताओ बच्चा उसकी कॉस्ट क्या है? गॉड सर उसकी कॉस्ट 5 लाख है। तो बताओ बेटा हमारे अकाउंट्स में चीजें किस प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं? गॉड सर कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती हैं। तो बेटा बताओ हम अपनी बैलेंस शीट में वो जमीन कितने की दिखाएंगे? गॉड सर 5 लाख की दिखाएंगे। अब बताओ बेटा 5 लाख की दिखाओगे, जबकि 20 साल बाद उसकी कीमत हो गई है बेटा 2 करोड़, लेकिन आप अपने अकाउंट्स में कितने की दिखा रहे हैं? 5 लाख की दिखा रहे हैं। और बताओ बेटा 5 लाख रुपए की चीज दिखा रहे हैं, जबकि उसकी करंट प्राइस क्या है? 2 लाख। और अकाउंट में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट चलता है। हम लोग करंट वैल्यू को तो दिखाते ही नहीं, और दिखाते भी हैं तो इनर कॉलम में दिखा देते हैं। सर बाहर तो हमें कॉस्ट ही दिखानी पड़ती है। अब बताओ बच्चा 5 लाख रुपए में अकाउंट्स पे जमीन दिखा रहे हो, जबकि उसकी आज मार्केट प्राइस करंट वैल्यू बेटा 2 करोड़ हो गई है, और आप दिखा रहे हो 5 लाख। तो पहले तो बेटा ये हमारी बैलेंस शीट को ही गलत कर देता है, बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टेट कर देता है, क्योंकि हम जमीन 5 लाख की दिखा रहे हैं जबकि हमारी जमीन 2 करोड़ की हो गई है। और उसके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस बैलेंस शीट के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो बेटा बताओ जब हमारे अकाउंट्स में ही फिगर्स अंडरस्टेटेड हैं, तो बताओ रेशियो एनालिसिस में वही तो अंडरस्टेटेड फिगर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? और आएंगे तो वो रेशियोज क्या सही होंगे? नहीं गॉड सर, सही नहीं होंगे। तो बताओ बेटा हमारे अकाउंट्स की पहली लिमिटेशन क्या है कि बेटा हम लोग अपने अकाउंट्स में वी रिकॉर्ड असेट्स एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट का मतलब है जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं, और हम असेट्स को कभी करंट वैल्यू पर या मार्केट प्राइस पर नहीं दिखाते, और नहीं दिखाते हैं तो बेटा हम अपनी क्या करते हैं? अब वो जो जमीन 5 लाख की खरीदी हो गई है, 2 करोड़ की दिखा रहे हैं 5 लाख की, तो हमारी बैलेंस शीट भी अंडरस्टेटेड हो गई, और उसी बैलेंस शीट के बेसिस पर हम क्या करने जा रहे हैं? रेशियो एनालिसिस। तो वो कहां से सही हो जाएगा भैया? तो पहली लिमिटेशन क्या है बेटा हमारी? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? क्योंकि हम चीजों को कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, ना कि उनकी करंट वैल्यू या करंट मार्केट वैल्यू पर दिखाते हैं। ओके। दूसरा बेटा विंडो ड्रेसिंग। क्या बेटा? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है बेटा? कभी कभी जो बैलेंस शीट होती है ना मेरे बेटा, उसमें भी फिगर्स को इस तरीके से पेश किया जाता है, इज इट क्लियर? इस तरीके से मैनिपुलेट करके पेश किया जाता है कि उसकी एक्चुअल कीमत कुछ और होती है, और हम बैलेंस शीट में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिपिक्ट कुछ और करते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मेरे बच्चा कि एक्चुअल पोजीशन कुछ और है और हम रिफ्लेक्ट कुछ और करें। तो बताइए सर 11th में आपने एक लिमिटेशन अकाउंट की पढ़ी थी, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग फिगर इन सच अ वे दैट They are far from reality. They are far from reality. वो जिस प्राइस पर आप दिखा रहे हैं वो मैनिपुलेटेड फिगर करके दिखा रहे हैं, और हमारी सच्चाई कुछ और है और हम दिखा कुछ और रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग। अब बताइए बेटा जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विंडो ड्रेसिंग करके बनाए हैं, तो बताओ बेटा उसके बेसिस पर जब एनालिसिस करोगे तो वो भी बेटा क्या होगी? एक मिसलीडिंग एनालिसिस होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा, हाँ है ना? बोल बेटा। तीसरी चीज बेटा हमारे अकाउंट्स में एक और भी लिमिटेशन है। तो बेटा दूसरी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन बेटा हम लोगों ने अभी क्या बताई? पहली लिमिटेशन आई कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिर बेटा हमने दूसरा क्या बताया? विंडो ड्रेसिंग। कौन सी ड्रेसिंग सा? विंडो ड्रेसिंग। अब बेटा तीसरा बेटा क्या है? पर्सनल जजमेंट। बेटा हमारे अकाउंट्स में एक बेटा दिक्कत है जो आपने क्लास 11 से देखी है। बेटा हमारे यहाँ किसी एक चीज का एक मेथड नहीं है। आपने क्लास 11 में देखा कि डेप्रिसिएशन के आपने 2 मेथड पढ़े, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और बेटा इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो बेटा कौन सा मेथड चुनना है ये किस पर डिपेंड करता है? पर्सनल जजमेंट पर। पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। किसके?
अकाउंटेंट के। किसके? अकाउंटेंट के। अब बताओ बेटा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। किसका वैल्यूएशन? इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं बेटा, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बस एज ए इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हायर इन फर्स्ट आउट, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब बेटा मेथड तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभी सर जी अकाउंटेंट को क्या करना होता है, उनमें से कोई एक मेथड ही चुनना पड़ता है, और कभी कभी वो जो मेथड चुनता है मेरे बेटा वो उसका अपना पर्सनल जजमेंट और बायस होता है बेटा, पर्सनल जजमेंट और बायस से वो मेथड चुनता है, और इससे हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या तो वो अंडरकास्टेड सर जी कम हो जाते हैं, या वो ज्यादा अच्छी पोजीशन को डिफेक्ट करते हैं, वो सही पोजीशन को डिफेक्ट नहीं करते हैं। तो बेटा कभी कभी हमारे अकाउंट्स में कई जगह पर कई सारे मेथड हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के कई मेथड हैं, ऐसी इन्वेंट्री के कई मेथड हैं, और बेटा कभी हमारे अकाउंटेंट कई बार मेथड को सेलेक्ट करते समय वो पर्सनल बायस को यूज करता है या पर्सनल जजमेंट को यूज करता है, जिससे कई बार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड हो जाते हैं। और बोलो बेटा, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पर्सनल जजमेंट और बायस से ड्रिवन है और अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड हैं, तो बताओ बच्चा रेशियो एनालिसिस कैसी होगी? गॉड सर, इट विल ऑल्सो बी अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड, इट विल ऑल्सो बी अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड। तो बेटा अकाउंट्स की 3 लिमिटेशन क्या है? पहला कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब भैया जी हम अपनी चीजों को कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, हम उन्हें करंट प्राइस पे नहीं दिखाते, और कई बार चीजें बहुत अंडरस्टेटेड हो जाती हैं और हमारी एनालिसिस बेकार हो जाती है। विंडो ड्रेसिंग, कभी कभी अकाउंट्स में फिगर्स को इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो सही पिक्चर को पेश नहीं करते हैं, वो एक मिसलीडिंग फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करते हैं। और जब बेटा हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही विंडो ड्रेसिंग से ड्रिवन है, तो हमारी रेशियो एनालिसिस भी विंडो ड्रेसिंग से ड्रिवन हो जाती है और पर्पस लेस हो जाती है। और बेटा कई बार हमारे अकाउंटेंट के पास फ्रीडम होती है सर मेथड चुनने की, क्योंकि डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, हर चीज में एक ही चीज के कई कई मेथड होते हैं, और यहां पर उसको मौका मिल जाता है पर्सनल बायस और पर्सनल जजमेंट का, और वो इस तरीके के मेथड चुनता है कि जो तो या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडर स्टेटेड कर देते हैं या ओवर स्टेटेड करते हैं, एंड इट रेंडर्स आवर रेशियो एनालिसिस, हमारी रेशियो एनालिसिस को वो एक इनकरेक्ट जगह पर पहुंचा देते हैं और हमें किसी पर्पसफुल डिसीजन से में नहीं पहुंचने देते हैं, या पहुंचते भी हैं तो वो सही नहीं होता है। बोलो मेरे बच्चा। तो बेटा मैंने बताया रेशियो क्या है, बताया रेशियो एनालिसिस क्या है, इसके बाद बेटा मैंने रेशियो एनालिसिस की कमियां बताई, कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, और बेटा ये सब मैंने स्टडी की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर चीज पर क्वेश्चन होता है, हर चीज पर आप इतना थॉरली नहीं पढ़ोगे, लेकिन बेटा चलो मोबाइल का जमाना है, चलो बेटा आप नहीं रोक पा रहे हैं एज अ पेरेंट्स की, तो चलो बेटा कोई बात नहीं, लगाओ वॉइस रिकॉर्डर में और रिपीटेडली सुनो, और बिना सुनकर भी आप एक नॉलेजेबल स्टेज, आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आपको चीजें विल बी क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच बेटा। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस। इस चैप्टर को जरूर ध्यान देना, टारगेटिंग कम मेहनत में अच्छे मार्क्स पहुंचाएंगे, और बेटा अपने को तो पूरे 100 चाहिए बच्चा। अब हमें तो एक एक नंबर की इज्जत करनी है, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक भी गलत हो गया बेटा तो हम तो अपने डिजायर्ड रिजल्ट दैट इज 100% से दूर हो जाएंगे। और सीयूईटी में भी बच्चा हमारे पास तीनों डोमेन में 5 सवाल से ज्यादा गलत करने की गुंजाइश ही नहीं है बेटा। तो हमें तो एक एक कोना लेके चलना है, हमें ये ऊपरी ज्ञान जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है, वी डोंट वांट दैट, we want a solid gyan. Clear bhaiya? Okay, thank you very much for today.